जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक के साथ निम्बस न्यूज़। और जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं जो कि हेल्थ का होता है, एजुकेशन का होता है, सोशल का होता है। हेल्थ में हम लोग डॉक्टर को लेते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को लेते हैं जो अपने व्यूवर्स को हम बताते हैं कि किसी भी डिजीज से कैसे बचा जाए और क्या उसका इलाज होता है। पॉलिटिकल में हम जो लेते हैं राजनेताओं को लेते हैं, विधायक को लेते हैं और भी लेते हैं। और सोशल में हम जो है एक बहुत बड़े समाजसेवी को लेते हैं जो कि भारत और बनारस को लेते हुए सारे उत्तर प्रदेश में वो अच्छे तरीके से काम कर सके। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हुए हैं सचिन मिश्रा सर, जिनको की सरनेम यहाँ पे जो लिया जाता है वो सनातनी लिया जाता है और सनातनी के नाम से ये फेमस है। तो हमारे साथ बैठे हुए सचिन, डॉक्टर सचिन मिश्रा जी, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो बनारस का डेवलप और उत्तर प्रदेश का और इंडिया का डेवलप कर रहे हैं और किस तरीके से ये गंगा पे बहुत विस्तृत तरीके से प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे भी कुछ दिन पहले चला भी था, गंगा के दशहरा से था ना, वो गंगा दशहरा के ऊपर चला भी था और बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ था। न जाने कितने दर्शक पर्यटक जो कि हर दिन बनारस में आते हैं लाखों, उनमें से वो शामिल हुए थे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से, सनातनी डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे सर अपना पूरा परिचय दें हमारे चैनल पे। उसके बाद जैसे कि हमारा कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होता है, सब शुरू करिए सर। सबसे पहले सर फास्ट न्यूज और लाइव न्यूज अभी तक और निम्बस न्यूज के साथ आपका शुक्रिया जो कि आपने बेशकीमती समय दिया है। तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को नमन वंदन करना चाहूँगा और आपके लाइव न्यूज़ और निम्बस न्यूज़ जो भी आपका चैनल है, मैं उसको भी बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम अपने श्रोताओं के बीच में रूबरू हो सकें। परिचय बहुत छोटा सा है क्योंकि परिचय कार्य का होता है। जी सर, बिल्कुल। और नाम तो ठीक है, माँ बाप नामकरण करते हैं, नाम से पहचाने जाते हैं जरूर, लेकिन जब आप किसी कार्य क्षेत्र में जब आप या किसी कार्यभूमि में जब आप रहते हैं तो अपनी कार्य की कुशलता से आप अपनी पहचान बना पाते हैं। तो शायद एक ऐसा, अभी आपने कहा बड़े गर्व के साथ कहा, मुझे गर्व महसूस भी होता है कि आपने कहा कि सचिन सनातनी। तो सनातनी मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि जहाँ पर आए दिन लोग जाति पाति पर कुठाराघात करते चले आ रहे हैं और अपनी सनातन संस्कृति को भी वो कहीं ना कहीं क्षय करते जा रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी परंपरा भी रही, मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी सनातन संस्कृति के लिए ध्वजवाहक, मैं बड़ी खुशी से हमने इसमें अपना भी सहभागिता किया और बड़े ही ये कह सकते हैं कि बड़ों के जो पूर्वजों के जो आशीर्वाद होते हैं वो हमारी सनातन संस्कृति से जो चली आ रही, जो हमें प्राप्त है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा परिचय है। मैं समाज के किसी कामों के लिए, जीवन जो हमें मिला है सिर्फ हम लेने के लिए नहीं, हम समाज में क्या देने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। तो बस यही हमारी एक पहचान है और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, सवाल शुरू करते हैं सर। सर सबसे पहला सवाल जो है कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, एक बहुत ज्यादा विवाद हुआ था लव जिहाद को लेकर, जो कि आप हिंदुत्व को प्रतिनिधि करते हैं और मुझे बहुत फक्र है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और हिंदुत्व की बात हो रही है। सर ये लव जिहाद जो कि केरला स्टोरी में भी हमने देखने को मिला है, ये इसको सर आप कहाँ तक देखते हैं? क्या ये भ्रामक त्रुटियां हैं या हकीकत है, या आज की जनरेशन को, खासतौर से फीमेल जनरेशन को क्या आप चीजें देना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो लव जिहाद है वो बेसिकली मानसिक विकार का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। सर किस धर्म का? कुठाराघात की करना है तो मैं बेशक कहूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम धर्म आप जो कहते हैं या जो लोग कहते चले हैं, मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारी आदि और अनंत काल से हमारा एक ही धर्म रहा है जब से ये सृष्टि बनी है, और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म ही एक हमारा ऐसा जिसको आप बाद में आगे चल करके हिंदू कहने लगे। और हिंदू भी किस तरीके से कहा, हिंदू का जो शब्द आया है वो बेसिकली हीन भावना से जो दूर रहे, जिनके अंदर विकार न रहे, जो हीन भावना से दूर रहे, वही हिंदू कहलाया। तो ये एक हमारी एक विचारधारा है, जबकि धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म है। अब हम आते हैं आपके कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म है, ईसाई है। अभी आप आज के नवयुवकों में पूछेंगे कि धर्म कितने प्रकार के, तो बड़े उल्लास के साथ बताएंगे कि ये धर्म है, वो धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको ये जानकारी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी कि धर्म हमारा मात्र एक ही है, शाश्वत है, अनंत काल से है, जिसका न आदि है न अंत है, वो सनातन है, वही हमारा सनातन धर्म है। और रही बात मुस्लिम संप्रदाय की, तो मुस्लिम संप्रदाय एक वो भी विचारधारा है जो कि अपने मानसिक विकारों से, कुछ लोग, हम सारे लोगों को नहीं कह सकते क्योंकि उनकी अपनी अलग ही एक आइडियोलॉजी है, अपनी आइडियोलॉजी को वो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनमें से कहते ही नहीं जहाँ देवता है वहाँ राक्षस भी विद्यमान है हमारे समाज में। तो उसी संप्रदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक विकार से ग्रसित होकर हैं,
ये लव जिहाद की भूमिका को अदा कर रहे हैं, जो कि वो बहुत ही गलत है। और हमारे समाज में बड़ी ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो ये क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत ही भयानक है। और इसका रूप आप देख रहे हैं यंगस्टर्स को किस तरीके से, किस बहाने से आकर के हमारे क्या नाम है, हमारे धर्म के लोगों को, या जो सीधे परिवार के लोग हैं, चाहे हिंदू कह सकते हैं, मैं यहाँ पर किसी को उसका कुटाराघात नहीं करना चाहता, क्योंकि सब हमारे लिए सम्मानित हैं और सनातन सबको लेकर चलता है, कभी वो किसी के पीछे या कभी किसी की निंदा के पात्र में नहीं रहा है। तो ये मानसिक विकार का एक रूप है और उसको हमें दूर करना है और हमें इससे लड़ना है, क्योंकि जब कोई वायरस आता है तो उस वायरस को छोड़ नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वायरस पूरे शरीर को खा जाता है। तो उस वायरस को निकालने की प्रक्रिया हमारे लोगों के द्वारा की जा रही है और हम लोग लड़ते रहेंगे, सदियों काल से लड़ते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति को आज तक किसी ने नहीं नष्ट किया, तो आज भी नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि लव जिहाद बहुत जल्दी पर्दाफाश हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी काबू पा जाएंगे। सर, जो कि अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ, ये सनातनी जो शब्द है सर, आपने सनातन जी कई बार लिया, तो सनातनी से यहाँ पे आपकी जो परिभाषा क्या है, अवधारणा क्या है, और इसको आपने कब से ये महसूस किया कि मैं सनातनी बन जाऊं और भारत को एक सनातन धर्म की तरफ ले चलूं या सनातन परंपरा की तरफ ले चलूं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे कि अस्सी घाट पर जो आरती होती है, आए दिन मुझे याद है कि 4-5 साल पहले जब मैं अस्सी घाट पे 2 बार मैं शाम को गया, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के युवाओं में नशों का बहुत ज़्यादा मतलब लिप्त पाए गए। वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो, न जाने से तमाम से कुछ ड्रग्स भी लेने लगे हैं। तो वहाँ से मेरे दिमाग में, मेरे मन में ऐसी बात आई कि हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो समाज के हित के लिए हो, खासतौर से युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे थे और संस्कार वहीं से शुरू हुआ। तो क्योंकि हर आदमी अपनी दुनिया में मगन है, मस्त है, कमा रहा है, धमा रहा है बहुत सी चीज़ें, और आपके लिए सक्सेस की कोई सीढ़ी नहीं है। आपके मन में जो भी चीज़ आएगी आप उसको पाने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या हमारी संस्कृति यही है? क्या पहले के लोग संतुष्ट नहीं थे? आज की डेट में देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन आने लगा है। कारण क्या? क्योंकि उनको कोई भी चीज़ होती है तो वो उनके स्ट्रेस का निराकरण लोग दारू कहते हैं, वाइन कहते हैं। क्या ये सब हमारे यहाँ इसी संस्कृति को कभी इसका बढ़ावा नहीं दिया है? तो मुझे ऐसा लगा कि यंगस्टर्स अगर इनको घुन लग जाएगा तो हमारे भारत की जो एक राष्ट्रीयता है, जो हमारा एक भारत, जो अखंड भारत के रूप में पहले जाना जाता था, जहाँ उसको सोने की चिड़िया कही जाती थी, वहाँ पर ऐसी संस्कृति अगर हम इनको देते रहेंगे, अगर इनको अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगे, तो इनके तो भविष्य ही बड़ा अंधकार में चला जाएगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे कुछ एक अलग करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने आप को अभी भी मैं युवा ही मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं के बीच में रह करके आप बहुत सी क्रांति ला सकते हैं। तो मुझे वहीं से मेरे दिमाग में टर्नअप हो, मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि हम उन युवाओं को जगाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उनको एक ऐसे सतत प्रयास किया जाए कि ताकि हम उनको नशे से भी दूर करें, अपनी सनातन संस्कृति से भी जुड़ें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे उत्साह, वो क्या नाम है, पर्व हैं, त्योहार आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो हमारे जीवन में एक बेसिकली अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं। और अगर ये जीवन में त्योहार ना हो तो उत्साह रह ही नहीं जाएगा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं हमारी संस्कृति को, जब आप अंदर जाएंगे आप भी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने भी इसको बड़ा फॉर्मल लिया है। हम पाश्चात्य सभ्यता को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने लगे, उनकी लैविशिंग लाइफ को हमने देखा, उनकी चकाचौंध को देखा, उनको हम लोग इतना आकर्षित हो गए, मुझे लगा कि वही हम लोगों को सारे हम भी उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं पहले जो चीज़ देखा तो हम लोग भी स्वाभाविक तौर से उस जगह पर ज़्यादा आकर्षित हुए। तो लेकिन बाद में जब चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, ये हम लोगों की गलतफहमी। आज मैं कम से कम 17-18 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। अब आप देखिए कि वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे। वहाँ पे लोग नॉन वेज से सीधे वेजिटेरियन में धीरे धीरे आ रहे हैं। वहाँ पर हमारी परंपराओं को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे लोग अभी भी वहाँ की परंपराओं को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये एक विशाल कह सकते हैं कि वापो की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी हमको लग रहा है। तो मुझे फिर हमने एक संगठन बनाया ब्रह्म राष्ट्र एकम के नाम से। ब्रह्म राष्ट्र एकम बेसिकली ब्रह्म जो सारे जो हमारे सृष्टि में जिन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की तो 84 लाख योनियाँ हुई। तो उन 84 लाख योनियों का भी एक सभी के अंदर जैसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तमाम से लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी वो सारे जीव ही कहलाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म मतलब जीव। तो उन जीवों को अपने राष्ट्र मतलब अखंड भारत, पूरी धरती पे भारत एक ऐसा पावन भूमि रही है जहाँ पर सारी चीज विद्यमान रही है। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में, जो कि अखंडता, एकता और समानता के सूत्र में हम बांध सके, इसी तरीके से हम ब्रह्म राष्ट्र एकम को हमने वो किया है। और संगठन बनाने के साथ इसका एक जो हमारी लाइन है, संगच्छतम संवदद्धम, इसका मतलब ये होता है कि हम एक साथ चलें, अपनी पूर्वज की जो हमें अवधारणा रही है हम उसको लेकर के चलें, एक मत लेकर के चलें, एक समानता की ओर हम चलें, तभी हम अपने देश का और अपने राष्ट्र का
हम विकास कर सकते हैं। तो ये एक संगठन है। इसी तरीके से हमने कोई प्रयास किया है। विगत 4 वर्षों से हमने कई अधिवेशन किया है, कई हम कार्यक्रम नशा मुक्त में भी हमने किया है, और लगातार हम सफल प्रयास कर रहे हैं और गुरुकुल की भी स्थापना कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग 2-3 साल के अंदर हम लोग एक सप्तऋषि गुरुकुल जो कि माँ विंध्यवासिनी के पावन धाम पर हम लोग बना रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग गुरुकुल की स्थापना करेंगे। वहाँ धन्वंतरी एक आयुर्वेद अस्पताल बनाने जा रहे हैं। साथ में वहाँ पे जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसी तरीके से शक्ति बालाजी मंदिर का भी हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और एक कामधेनु गौशाला। ये 4 ऐसे प्रकल्प है जो हमारे आगामी आने वाले कह सकते हैं कि जो जीवन का जो वर्ष शेष बचा है उसमें हमें ये कार्य करना है और प्रयास करना है। बूंद बूंद से सागर होता है, और आप लोगों के स्नेह और साथ से सहयोग से हम लोग इस मंजिल को भी सफर तय करें। तो मेरा मेन टारगेट है कि हम अपने युवाओं को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकें राष्ट्र की सेवा के लिए। सर, दूसरा सवाल ये है कि जहां तक मैंने आपके विषय में सुन रखा है कि आप मूलतः प्रयागराज के हैं। जी बिल्कुल। और आपने काशी को अपना जो है कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मतलब उद्देश्य है, और ये क्या उद्देश्य जो है संपूर्ण संसार है, संपूर्ण भारत है, संपूर्ण यूपी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जरूर मेरा जन्म स्थान प्रयागराज रहा है और माता पिता जी भी वहीं से ही है और पूरा परिवार वही है। काशी में मेरी क्या मजाल है कि मैं आऊँगा। बाबा विश्वनाथ की ऐसी विशेष कृपा रही है और उन्हीं की कृपा से ही हम चल रहे हैं, क्योंकि आज मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ शायद उनका इंस्पिरेशन है। तो उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उनकी आदर्शवादिता को लेकर के मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। और उन्होंने ही जो संकेत किया, मैं काशी आया, 20 साल हो गया, आज मैं काशी में बस गया उन्हीं की आशीर्वाद से। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और प्रयागराज भी अपना स्थान है, और इवन कह रहे कि भारत भूमि तो सभी अपनी ही है, तपोस्थली है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं और यहाँ सेवा भाव में लगे हुए हैं। जी सर, जो कि कुछ दिन पहले आपने गंगा दशहरा किया था, जो कि मैं बहुत भावविभोर हुआ वहाँ पहुँच के, अद्भुत। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जहां तक हमारे ये चैनल जा रहे हैं वहां तक एक बार अगले साल जो आएगा उसमें आप लोग जरूर आए। ये मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन भी है, और अभिभूत के साथ अद्भुत दृश्य देखेंगे और लगेगा कि नहीं, ये एक धरती पर वाकई में जैसे भगवान भगीरथ ने गंगा को उतारा था, वैसे ही हमारे जो सनातनी सर है इन्होंने गंगा को उतारा है। ऐसा आपको अभिभूत होगा, महसूस होगा। सर, ये क्या है और ये प्रोग्राम किस तरीके से आप संचालित करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा क्योंकि ये एकदम चरम गर्मी जो होती है, गर्म उसमें होता है। ऐसा है कि देखिए, हमारे जो भूमि रही है, तपोभूमि रही है, वो महर्षियों की भूमि रही है। और जिस तरीके से महर्षि भागीरथ ने गंगा जी को लाने का प्रयास किया था, और उन्होंने अपने जो भी पूर्वज रहे हैं उनको उनके जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया। तो माँ गंगा जब धरती पे आई तो न जाने कितने लोगों का कल्याण किया। कहा भी जाता है कि माँ गंगा को पापनाशनी मोक्षदायिनी कहा गया, और आज तक यही आप देखिए कि किसी भी नदी कहीं की भी नदी हो, लेकिन जो गंगा मैया की जो एक अविरत धारा का जो स्वरूप है, आप वो पानी कहीं भी रख देंगे तो न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक खराब नहीं होते। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं, आप अभी तालाब का पानी उठा करके रख लीजिए, 10 दिन में आप पीने योग्य नहीं रहेगा, लेकिन गंगा जी का पानी की ऐसी अविरतता है, ऐसी कृपा है, हमें समझना चाहिए। और जो गंगा मैया के किनारे जो भी तट बसे, क्योंकि कहीं भी सभ्यता कोई बसी है तो नदियों के किनारे ही बसी है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका जो जीवन है, जीवन यापन की जो व्यवस्था है वो स्वभाव से जल से ही है। तो जल स्रोत रहा है, लेकिन ये गंगा मैया को हम लोग पवन पावनी माँ के नाम से संबोधित करते हैं। तो उन्होंने न जाने कितने लोगों का, कितने वर्षों से, कई कालों से, मतलब ये कह लीजिए त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है, तो कितने युगों से वो हम लोगों के लिए सेवा जन कल्याण करते चली आ रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे ऐसा लगा कि गंगा प्राकट उत्सव, क्योंकि जिस दिन वो धरती पर, एक बात तो उन्होंने स्वर्ग में आई, उसके बाद जब धरती पे आए तो गंगा प्राकट उत्सव वो इसी गंगा दशहरा का ही दिन था। तो उस पर उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उसको मुझे लगा कि कुछ यंग युवाओं को जोड़ा जाए, जिसमें हम उनके बारे में बता सके कि गंगा मैया की क्या उपयोगिता है। तो इसलिए वही एक मन में विचार था कि गंगा प्राकट उत्सव को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएं घाटों के किनारे, ताकि कम से कम लोग वैसे तो नहीं ध्यान दे पाते अपने डेली दिनचर्या के दिन, कम से कम एक दिन गंगा मैया के बारे में सोचें, उनकी स्तुति करें, उनका भजन करें, उनका मनन करें, उनके लिए भोग लगाएं। गंगा दशहरा में जैसे कहावत भी है कि उस दिन दान पुण्य करने से न जाने कितने जन्मों का जो है वो दूर हो जाता है पाप।
तो एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमसे जो हो पाएगा वो हम पूरा प्रयास करते हैं। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को 56 भोग वाली चीजें बताइए सर, जो वहाँ 56 भोग होती है थोड़ी सी इसको बताएं सर। ऐसा है कि अद्भुत है सर, ये अद्भुत है, अपने दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ। ऐसा है कि इसी तरीके से ये 56 भोग की जो प्रथा है वो वृंदावन से ही शुरू हुई, क्योंकि मैंने देखा कि हमेशा ठाकुर जी को भोग लगता रहा है और ठाकुर जी को भी यहाँ भी समर्पित हुआ, क्योंकि गंगा मैया को 56 भोग का पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया था इस यात्रा को, और अभी आगे आने वाले समय में हम लोग लगातार इसको करते रहेंगे। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों से जो भी कहते हैं कि जो भी हमारी जीविया को जो भी हमारा टेस्ट मिलता है उस तरीके की एक कहते हैं कि जो प्रसाद के रूप में कह सकते हैं कि जो अन्न के रूप में कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो टेस्ट हमें मिलता है उसी को कोशिश की गई कि पेड़े हैं, तमाम से अलग अलग मलइयो है, तमाम से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी काशी में भी बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि खान पान की जो वस्तुएं हैं उसको हम लोग देसी घी में बना करके 56 तरीके का भोग जो है गंगा मैया को हम लोगों ने समर्पित किया, और यहाँ की काशी की जनता को हम लोगों ने प्रसाद के रूप में उन्हें घर घर तक पहुँचाया। ये बहुत ही कल्याण की बात है और हम लोगों को भी अंदर से रोमांच कर देती है कि ये एक ऐसे सौभाग्य की बात है। देखिए ईश्वर कहीं ना कहीं किसी को माध्यम बनाता है, तो मैं अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा माध्यम चुना और मैं माँ गंगा के किनारे इस तरीके का एक संकल्प लेकर के आया, और सबके माध्यम से आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक इस तरीके का वृहद महोत्सव के रूप में हम लोगों ने इस प्राकट उत्सव को मनाया, और माँ गंगा सबका कल्याण करे, बस यही हम कामना कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। अभी आप सुन रहे हैं सचिन मिश्रा सनातनी को, ये इनका धार्मिक पक्ष था। अब थोड़ा सा हम इनका, जो कि मैंने बताया कि ये पूरी तरीके से समाज के प्रति ये डिवोटेड है, ये तो समर्पित है, समर्पण इनके अंदर है। अब थोड़ा सा हम इनके दूसरे भाग को भी बात करते हैं जो कि समाज सेवा है। ये धार्मिक पक्ष था जो कि समाज सेवा के साथ ही होता। थोड़ा सा हम समाज सेवा के विषय में बात कर लेते हैं सर जी। अभी पर्यावरण को देखते हुए सर, जो कि पर्यावरण इस समय बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में ही, ये हमारी समस्या क्या पूरे वर्ल्ड की समस्या है, उसको सबसे पहला सवाल ये है सर कि उसको आप किस रूप में देखते हैं पर्यावरण। फिर मेरा दूसरा सवाल होगा, थोड़ा से तीखे सवाल रहेंगे क्योंकि आप समाज की प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है आपसे पूछना। देखिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरीके से हम लोग आगे विकसित होते जा रहे हैं, तमाम से अभी आप देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, एक पेड़ की छाया जब मिलती है आज इस चिलचिलाती धूप में, तो हमें अंदर से महसूस होता है ना कि आकाशीय पेड़, और अगर वो पेड़ की पत्तियां कहीं हल्की फुल्की तो लगता है कि यार एक पेड़ भी है, वो भी हमें छाया नहीं दे पा रही है। उस भाव से मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संसाधन को बनाने के लिए हम बहुत कुछ काट छाट कर लें, नदी को भी हम मोल्ड कर दें, हम तमाम सी कुछ धाराओं को हम मोल्ड कर दें, हम बहुत कंक्रीटों का महल बना लें, जंगल बना लें, जंगल खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या है कि अपने काल में 84 लाख योनियां जहाँ उत्पन्न हुई उसमें से इन सभी का भी बड़ा रोल रहा है। तो हम उन चीज़ों को कर नष्ट कर रहे हैं, तो संतुलन प्रकृति का खत्म हो रहा है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या पूरे शहर पूरी धरती को हम अगर कंक्रीट से ही भर दें तो क्या हम रह पाएंगे? शायद नहीं। अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, ये जीव जंतु भी बड़े कमाल की चीज़ होती है। ये जहाँ रहते हैं उसका भी एक अपनी उपयोगिता है। वो जो ऑक्सीजन देते हैं, जो उनकी वजह से जो एक हमारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो जो खाते हैं जिसका कंपोस्ट तैयार होता है ना, चलिए ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर को मिली है, गिफ्टेड मिली हुई है। तो उनको अगर उनके साथ हम खिलवाड़ करेंगे, वो पक्षी नहीं रहेंगे, वो जीव नहीं रहेंगे, वो जंतु नहीं रहेंगे, तो क्या हमारे आसपास की चीज़ों में क्या हम कंक्रीटों से हम अपने जीवन को यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और हर एक व्यक्ति को इसे बोलना नहीं है। लोग कहते हैं एक वृक्ष लगाने के लिए न जाने कितने कहते हैं कि कितने बच्चों को आप जन्म दे सकते हैं। तो आप एक वृक्ष लगाइए। आप देखिए, अभी हमने बताया आप गर्मी का ही एक हमने उदाहरण दिया। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं, इतनी हम 1 करोड़ 40 लाख या कितनी हमारी आबादी है, और उससे हमको ये प्रेरणा मिली कि एक आदमी भी अगर एक पेड़ अगर लगा लेगा तो आप सोच लीजिए कि कायाकल्प हो जाएगी। आप अभी नए रोड बन रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, अभी यहाँ लगातार देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वहाँ पर लोगों को तमाम से जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनको वहाँ पर जाकर के पेड़ लगाने के लिए योजना बनानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, लेकिन साथ में हम अगर पेड़ लगाएंगे, जंगल जैसे जो भी जगहों पे क्या कहते हैं कि मरुस्थल हो गए हैं या जहाँ जंगल नहीं है, आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है,
वहाँ पर आप जंगल भी आप विकसित कर सकते हो। तो हम इसमें बहुत से प्रयास किए। हमने 2-3 जगहों पे अभी सीड बॉल आती है, अभी बरसात में एक ऐसा सिस्टम है कि वो जब थोड़ा सा भी मॉइस्चर होता है तो आप उस सीड बॉल को हमने पिछले बार कम से कम 300 सीड बॉल बना करके हमने जंगलों में भेजा था। आज वो कहीं ना कहीं पेड़ का रूप ले चुके हैं। उसका सीधा सा तात्पर्य कि आपके पास समय नहीं है, आप कुछ नहीं, एक बॉल बना लीजिए, उस बॉल को जहां भी जंगल में जाइए, आप वहाँ कहीं थोड़ा सा भी पानी की, बरसात में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 महीने रहते हो, 3 महीने में वो पेड़ अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो कहीं की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो पेड़ ऐसे होते हैं कि स्वतः अपने रूप में वो जंगल का काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी जिज्ञासा आप अपने मन के भीतर लाइए ताकि वो अपने पर्यावरण को भी बचा सकें, क्योंकि जब ये वृक्ष ही रहेंगे तभी हमें अच्छे स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेंगे, और ऑक्सीजन मिलेगा तभी हम जी पाएंगे। तो इनका होना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण को संरक्षित करें, सुरक्षित रखें, लोगों को जागरूक करें। किसी भी बर्थडे पार्टी में बच्चे, जैसे आजकल युवा वर्ग हैं जो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देने का भी प्रदान है। मैंने तो अपने बच्चों को भी यही कहा, और मैं जाने कितने फंक्शंस में मैंने कहा, कई प्रोग्राम्स में मैंने खुल करके लोगों को कहा कि आप जो ये गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देने का सिलसिला पेड़ भी दीजिए। आप तुलसी का पौधा दीजिए, नीम का पौधा दीजिए, कोई भी ऐसा पौधा छोटा दीजिए। वो अपने दोस्त के नाम के टाइटल से लगाइए कि जैसे मेरे ही नाम से, सचिन के नाम से, तो हमने दिया आपको गिफ्ट, तो आप हमारा कितना ख्याल करते हैं, इस पेड़ के साथ अपना देखभाल करिए। तो एक सुंदर उदाहरण लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, तो एक अच्छा लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। कुछ जगहों पे लोग कर भी रहे काम, और हमें अपने पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। इसी पर्यावरण का एक छोटा सा भाग है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसी हमारे जीवन में एक ऐसी समस्या है कि अगर इसको आज नष्ट नहीं किया गया तो हजारों वर्ष लग जाएंगे इसको खत्म होने में। और अभी जो कहते हैं वर्जित जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अभी जो पेट्रोकेमिकल्स जैसे गेल है, तमाम से लोग हैं, इस तरीके से लोग रिलायंस से काम कर रही है, इनको सरकार को भी सोचना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक के फोरम में भी मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि जो वर्जित प्रोडक्ट है उसको नहीं करें, हमें रिसाइकलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि रिसाइकलिंग क्या है कि एक बार उसी प्रोडक्ट को बार बार आप रिसाइकिल करेंगे, वो प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्षय होती चली जाएगी। और वर्जिन में क्या कि आप अनगिनत वर्जिन देते चले जाएंगे केमिकल के माध्यम से, तो उसका कभी कोई नाश होने वाला है नहीं। और आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के पर्यावरण में जो प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है वो प्लास्टिक है, क्योंकि अलग अलग ड्रेनेज हमारे ब्लॉक कर दे रहे हैं। हमारी नदियों में, नालों में जिस तरीके से जा रहे, मछलियां मर जा रही हैं, गौ माता, हमने एक पिछली बार कैंपेनिंग चलाई थी, पिछले 2-3 सालों में किया है हमने कि प्लास्टिक हटाओ गौ माता बचाओ। तो उसमें हमने कई गौ माताओं के मुख से निकाल करके हमने प्लास्टिक खींच करके रखे, क्योंकि वो अब तो सरकार ने काफी बैन कर लिया, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऐसा अभी भी हमारे मार्केट में प्लास्टिक खत्म नहीं हुआ है। इसे हम चाहते हैं कि हमारे श्रोतागण भी अपने घर में होने वाले प्लास्टिक को एक जगह एकत्रित करें। बहुत से ऐसे संगठन, मैं भी रिसाइकलिंग यूनिट लगा के रखा हूँ, मैं घर घर में लोगों को अपील भी करता हूँ। मेरे पास कुछ घरों से प्लास्टिक आते रहते हैं। आप एक जैसे शैम्पू का टुकड़ा है तो उसको भी आप कट करके उसको भी रखिए, क्योंकि वो भी एक टुकड़ा कहीं कहीं जाता है तो हमारे धरती को और हमारे जितने भी कह सकते हैं कि चाहे वो जलाशय हो या कहीं भी हो, वो नुकसान हमारे पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण के प्रति आप सभी जागरूक रहें, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य के तरीके से आप जिए, और अपने आने वाली जो हमारी संतान है या जो भी हमारे आने वाले लोग हैं उनके लिए हम क्या बेहतर कर पाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए किया, हम क्या उनके लिए बेहतर कर पा रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। लास्ट सवाल सर, जो कि सर आप बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं, धार्मिक काम कर रहे हैं, सोशल वर्क में भी कर रहे हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि कहीं न कहीं आपके पावर या जो आप करना चाहते हैं कहीं न कहीं एक सीमा है? अगर राजनीतिक अगर पावर निकाल लिया जाए, संवैधानिक जिसको बोलते हैं, तो आप कहीं से बेहतर कर सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि राजनीतिक पावर आपको मिले तभी आप काम कर पाए। देखिए, प्रशासन, शासन और सत्ता ये अपने तरीके से कार्य करती है, ठीक है, उनके भी अपने संसाधन हैं, आपके भी अपने संसाधन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में रह करके जितना आप जागरूक अपने तरीके से आप कर लेंगे, राजनीतिक बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आपको थोड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सहायता मिल जाती है, चीज़ें हो जाती है, लेकिन मेरा कहीं ऐसा प्रयास नहीं रहता कि मुझे राजनीतिक मैं आकांक्षाओं पर कहीं खरा उतरूँ। मुझे लगता है कि समाज सेवा ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और क्योंकि वही हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इसी बीच में कार्य करते हुए आगे बढ़ता चला जाऊँ, क्योंकि आप जन जन को जब जोड़ेंगे तो वहाँ राजनीतिक कोई ज़रूरी नहीं कि वो मंच हो। आप जब लोगों की अलग जगाने के लिए जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, प्रयास करते हैं, तो अगर आपकी लोग बात सुनते हैं और मानते हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं क्रांति का दौर आएगा।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम राजनीतिक का ही सफ़र तय करें, हम जन जन के बीच में भी रह करके हम सेवा करके बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, और ऐसा मेरा प्रयास है। अभी आप सुन रहे थे सचिन सनातनी को, और इतनी बड़ी विशाल विराट स्वरूप है कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम इनके व्यक्तित्व को नहीं उतार सकते। तो सर को हम अपने और दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देते हैं, और हम सर से एक कमिटमेंट लेंगे कि सर इसका पार्ट 2 भी हम लोग बनाएंगे, जो कि कर्म जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे चल के हम लोग सर का डायरेक्ट जो है लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तब देखेंगे सर, तब तक के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।